So good morning. We'll today again revise the same topic, that is accounting ratios. इसकी हम रिवीजन करेंगे, इसके फार्मूला वगैरह हो गए या जो अपने इसके कंटेंट्स वगैरह थे वो हमने कल और परसों के लेक्चर में कर लिए थे। आज हम जो है उसके आगे इसके सम्स वगैरह हो गए या इसके जो सब फार्मूला वगैरह उसके सब साथ में हम वन मार्कर्स, मेनली इसके वन मार्कर जो है वो डिस्कस करेंगे। और जो वन मार्कर्स हैं वो आपके 80 मार्क्स वाले क्वेश्चन में पार्ट बी में भी आएंगे इसमें से, और वाइवा में तो इसमें से पूछ जाते हैं, है ना? ठीक। सो जैसे हमने कल और परसों लेक्चर में डिस्कस किया था, 4 रेशियोज आर देयर, मेनली 4 टाइप्स ऑफ रेशियोज आर देयर: लिक्विडिटी रेशियोज, सॉल्वेंसी रेशियोज, एक्टिविटी रेशियोज एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। राइट। उसमें से मैं जो है मैं आपको पूछ रहा हूँ, अगर आप मेरे को थोड़े से फार्मूला पहले बता दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड आई वांट कि जो क्लास में कम इंटरेक्ट करते हैं फार्मूला वो बताएं मेरे को। What is the rule of thumb of current ratio? I don't want Divyanshi to raise her hand. I don't want Vasundhara. I don't want Molly, Harshita Arora. ये मेरे को हाथ नहीं चाहिए। कनिका गुप्ता, इनके हाथ नहीं मेरे को चाहिए खड़े होने। Somebody else. Yes, Harsha. 2:1। 2:1 बिल्कुल ठीक है। हर्षा, वैसे में आपका नेम भी ले लेते तो अभी कोई बात नहीं थी, है ना? गुड। अदरवाइज इनको निकाल दीजिए, मेरे को बाकियों के हैंड रेज चाहिए, मैं नहीं ले पाऊंगा, मेरे को बाकियों के चाहिए। बिकॉज अब क्लास में आप आए हुए हो तो आपको भी इंटरेक्ट करना चाहिए। ये नहीं कि इन्हीं 5-7 बच्चों ने सबका ही पंजाबी में कहते हैं ना ठीका ही लिया हुआ है आंसर देने का, ऐसा नहीं, कोई भी आंसर दे सकता है। रूल ऑफ थंब ऑफ करंट रेशियो इज 2:1। व्हाट इज द रूल ऑफ थंब ऑफ क्विक रेशियो? एनीबॉडी? मेरे को कहना ना पड़े बेटा हैंड रेज करो, हैंड रेज करो। जब मैंने क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया हैंड रेज कर दीजिए। यस नवनीत। 1:1। 1:1 बिल्कुल ठीक है बच्चे। इज देयर एनी रूल ऑफ थंब ऑफ डेट इक्विटी रेशियो? Debt equity ratio, is there any rule of thumb? नवजोत? सर 2:1। 2:1 बिल्कुल ठीक है। ये जो 2:1 जो है ना, मतलब एक करंट रेशियो का भी 2:1 पॉइंट आया है माइंड में, तो वैसे करंट रेशियो का भी 2:1 ही है और डेट इक्विटी का भी 2:1 ही है। ऐसे ही सेम है। एक्चुअली में ये सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि करंट रेशियो में लायबिलिटीज यहाँ पड़ी हुई है, फार्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। डेट इक्विटी में होता है डेट अपॉन इक्विटी, लायबिलिटीज यहाँ है। इन केस ऑफ करंट रेशियो द करंट एसेट्स शुड बी डबल देन द करंट लायबिलिटीज, whereas in debt equity ratio long term debts, non current liabilities are double than the equity portion। ठीक है, इक्वल, वैसे इक्वल है, सेम है, लेकिन देखा जाए तो वहां पे एसेट्स डबल है, यहाँ पे लायबिलिटीज डबल है, उल्टा हो कह सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे ये पोर्शन तो एसेट्स का है, यहाँ ये पोर्शन एसेट्स का भी नहीं है, ये इक्विटी का है, विच इज अगेन अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। ठीक है, यहाँ पे ये बोरोड फंड्स है और ये ओनर्स फंड्स है, यहाँ ये भी डिफरेंस है। ठीक है 2:1 ही, लेकिन ये नहीं कि सेम है, ये बात याद रखना। ओके, देन हाउ कैन वी कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड? जो हाथ खड़े करते हैं ना, उनका हाथ अपने आप ही खड़ा हो रहा है ना? आदत पड़ी हुई है ना, वो ऐसे बेचारे वो ऐसे भी किए जा रहे हैं कि सर ऐसे भी देख लो हमारा हाथ तो खड़ा ही है। यस तन्मीत। तन्मीत, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। मैंने क्या पूछा था? कैपिटल एम्प्लॉयड, वर्किंग कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, दिस इज फ्रॉम एसेट्स साइड। शिवांशी फ्रॉम लायबिलिटी साइड। Sir, shareholders fund plus long-term liability. शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज या नॉन करंट लायबिलिटीज, फाइन, गुड। हाउ कैन वी कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स if after tax is given and you have to calculate the interest coverage ratio? For the purpose of calculating interest coverage ratio, you have been given net profit after tax and you have to calculate net profit before interest and tax। आंसर ही बता दिया वैसे मैंने, लास्ट पर लाइन में ना बोलता ना
तो आंसर नहीं बताना, मैंने लास्ट वाली लाइन में आंसर बता दिया। हैंड रेज करिए बच्चे। अच्छा 1। गुरलीन बताओ बच्चे। Sir, minus tax minus interest on tax. माइनस टैक्स एंड माइनस इंटरेस्ट। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से पहले इंटरेस्ट माइनस होता है, ये आपका आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स मींस आफ्टर इंटरेस्ट, माइनस फिर टैक्स होता है तो ये आपका आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जब आपको आफ्टर टैक्स दिया गया हो और आपने बिफोर टैक्स निकालना हो तो फिर ये दोनों प्लस होने, माइनस नहीं होने। गुरलीन, माइनस तब होने हैं जब हम बिफोर से आफ्टर को जाएंगे। बिफोर से हम, बिफोर मींस बिफोर डिडक्टिंग टैक्स एंड इंटरेस्ट, बिफोर डिडक्टिंग, है ना। इफ यू वांट टू कैलकुलेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स मींस डिडक्ट कर दीजिए। एंड इफ सपोज वी हैव टू कैलकुलेट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड वी हैव बीन गिवन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हमें ऐड करना पड़ेगा। उल्टा चल रहे हैं हम, बिफोर वाली फिगर पहले आएगी, आफ्टर वाली फिगर बाद में आएगी। जब बिफोर से आफ्टर को जाएंगे तो माइनस कर रहे हैं, जब आफ्टर से बिफोर वाली फिगर को हम जा रहे हैं तो जो माइनस कर रहे हैं तो उसे प्लस करेंगे, बिकॉज हम उल्टा चलते हैं। गुरलीन, आई होप आई एम क्लियर। गुरलीन को Yes, sir. ठीक है। देन इसमें से क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपको। अच्छा पहले मेरे को बता दीजिए हाउ टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट कहाँ काम आती है? ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट के बारे में जो आपको पता है बताइए, ये कहाँ काम आती है, फार्मूला क्या होता है, ये होती क्या है? जो पता है बताइए। शिवांशी, एक चीज बतानी है बेटा, कुछ भी। Sir, formula है CORFO plus operating expense. ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू CORFO प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और कुछ कोई और बताना चाहता है इसके बारे में? ये तो इसका फार्मूला हो गया। काम कहाँ आती है ये बता दो। ओनली शिवांशी है। अब शिवांशी को बंद करना पड़ेगा आंसर देना है? ऐसे करना पड़ेगा, अभी शिवांशी भी हाथ नहीं खड़ा करेगी। यस शिवांशी। Sir, operating ratio निकालने के लिए. ऑपरेटिंग रेशियो निकालने के लिए ये काम आती है। फार्मूला क्या होता है ऑपरेटिंग रेशियो का? Operating cost over RFO into 100. ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन RFO इनटू 100 परसेंटेज कैसे होता है? ऑपरेटिंग रेशियो जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं, इट इज कॉस्ट रेशियो और इट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। कौन सी रेशियो? कॉस्ट रेशियो है या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है? Profitability. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, यस गुड। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कैसे? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो it is a kind which is given by CBSE in profitability ratios. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो होती है ना, हायर द रेशियो बेटर फॉर द बिजनेस, ऐसे होता है। आंसर किसने? तनवीर ने दिया था अभी। Yati. किसने दिया था आंसर अभी? अपना नेम लिख लो। हर्षा ने? यति ने. यति। ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है ना, जो ऑपरेटिंग रेशियो जो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की कैटेगरी में दी हुई है ना, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, जिसे ऑपरेटिंग रेशियो कह देते हैं, और ROI, ये सारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में दी हुई है। बट ऑपरेटिंग रेशियो जो है इट इज अ काइंड ऑफ कॉस्ट रेशियो, क्योंकि ये कॉस्ट बताती है। इट इज अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ऑफ कोर्स सिलेबस के हिसाब से। बट ऑपरेटिंग रेशियो प्रॉफिट से रिलेट नहीं है, इट इज रिलेटेड टू ऑपरेटिंग कॉस्ट। आप देखो ऊपर न्यूमरेटर क्या है, इट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट, C कॉस्ट ऑफ RFO, एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कॉस्ट रेशियो है। अगर ये प्रॉफिट रेशियो हो तो हायर द रेशियो बेटर फॉर द बिजनेस कांसेप्ट होना चाहिए, वेयर एज इट्स कांसेप्ट इज लोअर द रेशियो बेटर फॉर द बिजनेस। तो कॉस्ट रेशियो है, जितना कम होगी कॉस्ट उतना ही हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। नहीं, हमने एक रिलेशन भी किया हुआ है ना, ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में, इनमें क्या रिलेशन है दोनों में? कौन बताएगा? इन दोनों में क्या रिलेशन है, ऑपरेटिंग रेशियो में और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में?
तनवीर Operating ratio plus operating profit ratio is equal to 100. इज इक्वल टू 100%। और ये हमारी प्रॉफिट रेशियो है, ये हमारी प्रॉफिट, जितनी ये बढ़ेगी उतनी ये कम भी तो होगी, तभी तो ये बढ़ेगी, बिकॉज बोथ आर इक्वल टू 100% प्लस करके, ऐसे ही है ना। सो अगर 1 दिया हो, दूसरा एक इनमें से रेशियो दी हुई हो, दूसरी रेशियो को 100 से माइनस करके, बड़ा कॉमनली मैंने कहा था आपको 1 मार्कर बड़ा कॉमनली आ जाता है। यहाँ आपको प्लस माइनस नहीं सिखाई जा रही है, 1 मार्कर प्लस माइनस का नहीं है, 1 मार्कर इनके रिलेशन बताने का है कि whether the child knows कि there is a relation between operating ratio and operating profit ratio or not। माइनस करने का नहीं है, सिंपल माइनस किया। उन्होंने ये नहीं कहा 100 में से 80 माइनस करो आंसर 1 मार्क देंगे, उन्होंने कहा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ये है, ऑपरेटिंग रेशियो फाइंड कर लीजिए, उन्होंने ये कहा। माइनस करने के नंबर नहीं है एक्चुअल में जो मार्क्स हैं वो दोनों का रिलेशन, इसके बच्चे को नॉलेज है कि नहीं है। 1 मार्कर बड़ा इजीली, मैंने कल भी आपको बताया था कि 71.29% ऑपरेटिंग रेशियो, ये फिगर थी बोर्ड के पेपर की, 4-5 साल पहले आया था। 71.29% दी हुई थी और आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करनी थी 29.71, इसका आंसर जो वो आ रहा था, है ना। माइनस करने के मार्क्स नहीं थे। यदि इसकी हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो की, इन दोनों को प्लस करके आता है ये जो रेशियो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ये प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉफिट रेशियो है, मींस जितनी ज्यादा होगी उतनी अच्छी होगी बिजनेस के लिए। जो ऑपरेटिंग रेशियो है ये कॉस्ट रेशियो है, जितनी लोअर होगी उतनी अच्छी होगी, क्योंकि ये कम होगी तो प्रॉफिट रेशियो बढ़ेगी, अगर ये बढ़ गई तो ये कम हो जाएगी। वी वांट प्रॉफिट्स टू बी इंक्रीज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ज्यादा होनी चाहिए, व्हिच मींस इन अदर वर्ड्स ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो या ऑपरेटिंग रेशियो जो है वो हमारी कम होनी चाहिए। कैटेगरी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की है, बट द रेशियो इज रिलेटेड टू द कॉस्ट। कैटेगरी प्रॉफिटेबिलिटी की है, नो डाउट, ठीक है। यति क्लियर है पॉइंट ये वाला? Yes, sir. बस तेरी मेरे को यस सर ही सुनती है बेटी, इसके अलावा गलत वाला सुनता है पोर्शन यति। चलिए आपने मेरे को बताने हैं जो 1 मार्कर्स इंक्रीज डिक्रीज वाले जो हैं। एक आपको रेशियो दी होती है करंट रेशियो या क्विक रेशियो, और साथ में ट्रांजैक्शंस दी होती हैं कि वो जो ट्रांजैक्शंस हैं इस पे क्या इफेक्ट डालेंगी, वेदर द करंट रेशियो विल इंप्रूव और विल रिड्यूस और विल हैव नो चेंज इन दैट केस। करंट रेशियो इज गिवन, इट इज 2:1। I hope I am clear. It is. What is the current ratio? Gurleen, what is the current ratio? Anyone else? What is the current ratio? 2:1. 2:1. Yes, 2:1. Yes. मैं ट्रांजैक्शंस बोलूंगा, आप लोगों ने विदिन हाफ मिनट जो मेरे को ज्यादा लग रहा है ना, मैं ऑन एन एवरेज कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं इंटेलिजेंट बच्चे का भी और मैं लास्ट वाले बच्चे का नहीं कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं एवरेज बच्चे कैलकुलेट कर रहा हूँ। हाफ मिनट में वो आंसर आ जाना चाहिए, अगर आपका आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो आपकी स्पीड कम है, फाइन। और सेकेंडली ऑन एन एवरेज हमें 1 मार्क के 2 मिनट्स मिलते हैं, rather than more than 2, हम 2 लेके चलते हैं। तो ये पॉइंट्स 1 मार्कर ऐसे रहेंगे जो आपका टाइम सेव करेंगे। नो 1 मार्कर शुड टेक 2 मिनट्स, लेना नहीं चाहिए उसको, बिकॉज जो बड़े वाले क्वेश्चन होंगे ना 8 मार्कर्स जो होंगे वो 16 मिनट्स में होते नहीं है कभी। तो जो टाइम हमारा यहाँ बचेगा वो हम 8 मार्कर्स में, पार्टनरशिप कंपनी अकाउंट्स वहां पे लगाएंगे, 6 मार्कर्स में, या कई बार बैलेंस शीट नहीं मिलती, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ही हो जाती है, वहां पे हम जो है वो इसको यूटिलाइज करेंगे। सेव कहाँ से करेंगे? 1 मार्कर्स से, ठीक है। 20 हमारे पास 1 मार्कर्स आने हैं, आप देखिए 20 के 40 मिनट्स मिल रहे हैं ऑन एन एवरेज। अगर 40 लिए तो 8 मार्क्स वाला सम भी 16 मिनट्स में ही करना पड़ेगा,
जबकि वो होता नहीं है, टाइम लग जाता है उसको, फॉर्मेट वगैरह होते हैं, नरेशंस वगैरह होती हैं, कैलकुलेशंस भी होती हैं, आपको बताइए, है ना। तो यहाँ हम टाइम बचाएंगे। अगर 1 मार्कर्स हमने 20 मिनट्स में कर लिए, 20 मिनट्स हमारे बच गए। इससे भी जल्दी कर लिए तो और टाइम बच गया। तो हम यहाँ पे हाफ मिनट लेंगे, 30 सेकेंड्स। उसके बाद आपका आंसर जो है, आपका हैंड रेज हो जाना चाहिए, आपने चाहे पहले भी कर लिया हो तो भी चलेगा। फाइन। सो करंट रेशियो जो है दैट इज 2:1। ट्रांजैक्शन इज, ये मैंने आपको बताया भी था मेथड करने का क्या है। आपने इसको एज्यूम कर लेना है, फिगर्स को, कोई फिगर आप ले लीजिए, एज्यूम कर लेना है। और आगे ट्रांजैक्शन की अमाउंट भी अगर नहीं दी हुई है तो खुद एज्यूम करनी है। आई वांट ओनली नेट रिजल्ट इंक्रीज, डिक्रीज और नो चेंज। ठीक। द ट्रांजैक्शन इज रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, मींस कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। 30 सेकंड्स का ध्यान रखना। आपने सिर्फ हैंड रेज करना है, आपने नहीं वो करना, आंसर देना आपने, है ना। वन टू थ्री, गुड। 5, वेरी गुड। 5-10 सेकंड रहते हैं बेटा, फटाफट करो, जिससे बताना है बताओ, जिसने हैंड रेज करना है करो। बाकी कर भी रहे हैं कि वैसे ही बैठे हुए हैं कि हैंड रेज तो हो ही गया है। जो अब हैंड रेज करेगा ना उससे पूछूंगा मैं, कर दो फटाफट जिसने करना है नेक्स्ट 10 सेकंड्स में। जो अभी हैंड रेज करेगा, अभी भी कर दे कोई, लास्ट वाला जो करेगा अब, उससे पूछूंगा मैं। बताओ कनिका, कनिका बताओ। इंक्रीज हुई मेरी। इंक्रीज इंक्रीज होगी बेटा, आपने क्या अज्यूम किया? सर मैंने 2 लाख लिए वो करंट एसेट्स, और करंट लायबिलिटी 1 लाख लिए, ठीक है, और 50,000 रिसीव हुए, तो ऊपर प्लस नीचे माइनस करके मेरी 5:1 आई। वेरी गुड, बड़ा बढ़िया आपने। अब सुनो, ट्रांजैक्शन क्या थी? कैश रिसीव्ड फ्रॉम सर डेटर्स। रिसीव फ्रॉम डेटर। ओके, क्या कम हुआ? दो एस्पेक्ट कौन से हैं? क्या चीज कम हुई, क्या चीज बढ़ी? सर हमारा कैश बढ़ा और डेटर्स कम हुए, ओके, कैश इंक्रीज और डेटर्स डिक्रीज। डिक्रीज। क्या है हमारी करंट एसेट? Current asset. करंट डेटर्स एसेट। क्या है? डेटर्स क्या है? Asset. एसेट। एसेट। तो लायबिलिटी में क्यों कर रहे हो उसको? यहाँ क्यों आ रहा है आपका इफेक्ट, इसका नीचे क्यों आ रहा है? आपने यहाँ प्लस करके यहाँ माइनस किया ना, तभी आपका 5:1 आया ना 50,000 के साथ। ऐसे किया ना। करना क्या चाहिए था कनिका आपको? सर ऊपर ही करना चाहिए था, नो चेंज। प्लस 50 यहाँ करके, 50 यहाँ करके, तो ये रेशियो 50 ही रहती, चेंज नहीं होती, नो चेंज। बिकॉज बोथ आर करंट एसेट्स, कोई इसमें कोई वैल्यू का कमी नहीं है, दोनों में 50,000 कैश आ रहा है, 50 के डेटर्स माइनस हो रहे हैं। करंट रेशियो में करंट एसेट्स को दोनों फर्क पड़ रहे हैं, मींस करंट लायबिलिटी वैसे ही सेम थी, करंट एसेट्स प्लस माइनस करने के बाद भी सेम ही रह गई, रेशियो विल नॉट चेंज। नो चेंज। ठीक है, चलिए। यस सर। बाकी जिन्होंने हैंड रेज किए उनका भी नो चेंज ही आंसर था, या उन्होंने कोई चेंज किया है, या मतलब गलत था उनका? ठीक है, आई होप कि सबका सेम आंसर था, नो चेंज था। अगर किसी का नहीं था ऐसे, तो ये जो है वो राइट वे है और राइट आंसर है करने का। सेकंड इज issued equity shares, issued equity shares to the vendors of machinery, issued equity shares to the vendors of machinery। करिए फटाफट, 15 सेकंड्स 20 सेकंड्स हैं। पहला काम आपका ये है यहाँ पे कि आपने चेक करना है 2 एस्पेक्ट कौन से, जो मर्जी कर लो, फर्स्ट एस्पेक्ट आपका, फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि 2 एस्पेक्ट कौन से हैं। लीजिए 5 सेकंड्स और फटाफट करिए। हर्षा ने हैंड रेज किया था, बाद में डाउन कर लिया। हर्षा क्या हुआ? सर बाय मिस्टेक हो गया था। मिस्टेक करो ना, सही आंसर दो। चलो बताओ, आप ही बताओ फिर। हर्षा आप ही बताओ, ठीक करो इसको, बाय मिस्टेक वाले ही पकड़ लेते हैं कोई बात नहीं। सर जो इक्विटी शेयर्स हमने इशू किए हैं वो हमारे लिए एसेट तो होंगे, बट नहीं, वो बोरो करेंगे तो वो लायबिलिटी हो जाएगी हमारे लिए, नेट रिजल्ट नॉन करेंट।
घूम फिर के मत आओ। दो एस्पेक्ट कौन से हैं बताओ मेरे को, सीधे सीधे बताना। नो चेंज, नहीं, दो एस्पेक्ट बताओ पहले, सीधी नो। नो चेंज आएगा। बेटा दो एस्पेक्ट बताओ मेरे को, मैं कह रहा हूँ। या पूरा ही घूम के आ रही है या फिर सीधा आंसर बताएगा। सर एस्पेक्ट दो। सर करंट एसेट अगर हम बेटा आप सर aspect जो बताओ, इक्विटी एक शेयर्स हैं, बात सुनो। पहले आप एस्पेक्ट बताओ, उसके बाद देखो कि वो करंट एसेट करंट लायबिलिटी है तो नहीं, उसके बाद देखोगे। पहले आप एस्पेक्ट बताओ। जब हमने ये वो पॉइंट है इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश, कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला, कि मशीनरी ले ली, उसके बदले में शेयर्स उनको इशू कर दिए। दो एस्पेक्ट बताओ। देखो मैंने आंसर भी दे दिया है आपको। सर हमारी एक तो मशीनरी ली तो हमारी नॉन करंट एसेट इंक्रीज हो जाएंगे। मशीनरी इंक्रीज एक एस्पेक्ट, ये बाद में देखते हैं वो क्या है, करंट है कि नॉन करंट है। पहले एस्पेक्ट बताओ। एक मशीनरी इंक्रीज सर और सर दूसरा एक बार क्वेश्चन रिपीट करना, एक बार दोबारा से। अच्छा, इश्यूड सही वाला इसका आंसर पहले ही आ चुका है, अभी क्वेश्चन को पता नहीं। इश्यूड इक्विटी शेयर्स टू द वेंडर्स ऑफ मशीनरी। सर और लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई, वेंडर्स हमारे जो वेंडर्स को पैसे देने थे वो मतलब वेंडर्स डिक्रीज शेयर्स हो दे गए। दिए ना फिर उसको, हमारी शेयर कैपिटल नहीं बढ़ गई। शेयर वेंडर्स को पैसे कैपिटल देने थे, पैसे नहीं दिए, उनको शेयर्स दे दिए ना, तो हमारी शेयर कैपिटल बढ़ गई। एक साइड से हमारी मशीनरी बढ़ गई, एक साइड से हमारी शेयर कैपिटल बढ़ गई। जो मशीनरी है दैट इज अ पार्ट ऑफ नॉन करंट एसेट्स, और जो शेयर कैपिटल है दैट इज अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड्स। हमें क्या चाहिए था यहाँ पे, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। तो ना इसमें से करंट एसेट है, ना ही इसमें से करंट लायबिलिटी है। नो चेंज विल बी देयर। ठीक है, जो मैं हाफ मिनट बता रहा था, मेरे को लग रहा है 4-4 मिनट लग रहे हैं एक एक पॉइंट। अदरवाइज नो चेंज आपका ठीक था। हर्षा अगर तो वहां कहा होता सिर्फ बताना इंक्रीज डिक्रीज या नो चेंज, फिर तो बेटा आपके फुल मार्क्स थे। अगर वहां कहा होता ना स्टेट द रीजन आल्सो, फिर बेटा तेरा आंसर हाथ नहीं आना था किसी के, पता नहीं कहाँ निकल जाना था। समझ ही नहीं आ रही थी किस साइड से आप पकड़ रहे हो। आपने सबसे पहले आपने दो एस्पेक्ट देखने हैं, ये वाले जिसे हमने यहाँ पे देखे थे, ये वाले, क्या बढ़ रहा है क्या कम हो रहा है, ये दोनों बढ़ रहे हैं दोनों कम हो रहे हैं। उसके बाद देखना है कि उसकी काइंड क्या है। काइंड बैलेंस शीट के हिसाब से, एसेट है तो करंट है कि नॉन करंट है, लायबिलिटीज है तो करंट है कि नॉन करंट है कि इक्विटी है। उसके बाद आपने देख लेना इंक्रीज डिक्रीज साथ में चल रहा होगा। अगर वहां से करंट होगा तो प्लस माइनस कर देना, फिगर्स में नहीं होगा तो मत करना। ठीक है, वेरी ओके सर। कॉमन क्वेश्चन इन वाइवा आल्सो। और 1 मार्कर रेशियोज में से भी ये कॉमनली होता है, और किसी भी रेशियो का हो सकता है। देन इज redeemed debentures. Redeemed debentures ratio is again same 2:1। debentures redeem किए हमने। हाफ मिनट। हाफ मिनट लीजिए और आंसर दीजिए। ले लीजिए 5-10 सेकेंड्स और ले लीजिए, कोई बात नहीं। रिडीम्ड डिबेंचर्स 1 2 3 4। ओके तन्मीत बताओ बेटा। सर नो चेंज। नो चेंज कैसे बेटा? सर क्योंकि डिबेंचर शेयर होल्डर फंड्स का पार्ट है, तो फिर वो मतलब कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ करंट डिबेंचर, लायबिलिटी नहीं है। दो एस्पेक्ट देखे बेटा आपने कौन कौन से हुए इसमें? दो एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं? सर एक तो डिबेंचर्स मतलब शेयर होल्डर्स फंड नीचे। बेटा एक मिनट, डिबेंचर्स कम हो गए आपके। सही है। डिबेंचर शेयर होल्डर फंड का पार्ट है। लॉन्ग टर्म बोरिंग की एग्जांपल देना कोई, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की एग्जांपल्स। तन्मीत लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की एग्जांपल दो बेटा। लॉन्ग टर्म बैंक लोन। लॉन्ग टर्म बैंक लोन ठीक है, और डिबेंचर्स खुद लॉन्ग टर्म। फिर आप खुद ही डिबेंचर्स को लॉन्ग टर्म में बोले जा रहे, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में खुद ही आप उसको शेयर होल्डर फंड में बोले जा रहे थे। जब आपने लॉन्ग टर्म बैंक लोन बोला ना, तो आपके माइंड में तब भी डिबेंचर आया था। मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि आप मेरे सामने नहीं हो। आपके मन में तब भी डिबेंचर्स आया था। डिबेंचर इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग, कंपनी अकाउंट जब हम करते हैं तो।
और मोरओवर डिबेंचर्स जो है बोरोड फंड का पार्ट है, शेयर होल्डर फंड ओनर्स फंड्स हैं। आपने बस एक बारी वो रोकने के लिए अपने आप को आपने लॉन्ग टर्म बैंक लोन बोल दिया, उसके बाद आपको ऑप्शन कोई और नहीं था, आपको डिबेंचर बोलना ही पड़ा, है ना। तो डिबेंचर जो Yes. कम हुए हैं वो नॉन करंट लायबिलिटी है, ताकि वो शेयर होल्डर्स फंड्स हैं, पहली बात। दूसरी बात, दूसरा एस्पेक्ट क्या है तनमीत? सेकंड एस्पेक्ट Redeemed for क्या है? कैश से करेंगे, कैश ही चेक से करेंगे, दैट इज ओनली कैश एंड कैश तो इक्विवेलेंट। कैश मान लीजिए, चेक मान लीजिए, क्या? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मान लीजिए, ये भी हमारा काम हो गया। Yes. ये क्या है? As current asset. करंट एसेट। तो नो चेंज कैसे आ सकता है? एक करंट एसेट है, एक नहीं है, तो एक करंट एस्पेक्ट है, एक नॉन करंट एस्पेक्ट है, नो चेंज तो आ ही नहीं सकता। तो Right? it will decrease. इट विल सपोज 50,000 Decrease. का हो तो 2 लाख माइनस 50,000 अपॉन 1 लाख, 150 अपॉन 1 लाख, दैट इज 1.5:1, द रेशियो विल डिक्रीज। Decrease. बट हियर एक और थ्योरी भी है, एक और भी थ्योरी है, किसी को पता है वो थ्योरी क्या है? इसके उल्टा हो जाएगा सारा कुछ, हमने क्लास में किया भी हुआ मेरे ख्याल से। कौन बता सकता है? इसका आंसर अब कुछ और आएगा, चलो मैं बता दूं, इंक्रीज आएगा। मैं ये बता देता हूँ, मेरे को बताओ कैसे आएगा। नो चेंज आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे कैश है। सेकेंडली सर करंट लायबिलिटी एज्यूम करेंगे डिबेंचर्स को। एग्जैक्टली बेटा, जो डिबेंचर्स हैं उसे हम करंट लायबिलिटी एज्यूम कर लेंगे। हम क्यों करें करंट लायबिलिटी एज्यूम? डिबेंचर्स तो होते ही लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं, है ना। सर सपोज ऑपरेटिंग साइकिल। हाँ, सपोज हमने 5 साल के लिए डिबेंचर्स जो थे वो हमने इशू किए हुए थे, तो पहले साल नॉन करंट लायबिलिटी थी बिकॉज 5 साल के बाद पे करने थे। सेकंड ईयर के एंड में जाके वो 4 साल के बाद, फिर 3 साल के बाद, फिर 2 साल के बाद रहेगी, तब तक वो नॉन करंट लायबिलिटी रही। लेकिन लास्ट ईयर में जाके वो 1 साल के अंदर रिडीम होनी थी, तो करंट लायबिलिटी बन गई। इस टर्म को हम क्या कहते हैं, किसी को याद है? जब डिबेंचर इशू किए थे हमने 5 इयर्स के लिए, मींस लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर जाके वो करंट में कन्वर्ट हो गए, टर्म क्या होती है? मैं आपकी हेल्प कर देता हूं, अदर करंट एसेट्स में आती है वो, टर्म का नाम क्या है, किसी को याद हो तो? नहीं याद? चलो सोचो साथ साथ में, शायद याद आ जाए। आपने क्वेश्चन किया हुआ है एक बैलेंस शीट में इसका, जिसमें बैंक लोन था और एक शायद डिबेंचर्स थे या कुछ और था, ऐसा कुछ था। एक 5 साल के बाद पे हो रहा था, एक 5 साल में साल के बाद पे हो रहा था। आ जाएगा याद, कोई बात नहीं, आपने किया हुआ है। अब इसको अगर हम डिबेंचर्स को हम करंट लायबिलिटी ले लें, क्योंकि डिबेंचर जब रिडीम कर रहे हैं तो नेक्स्ट 1 ईयर में रिडीमेबल थे, हमने करंट लिया होगा, उससे क्या होगा, ये डिबेंचर हमारे करंट लायबिलिटी बन जाएंगे। डिबेंचर करंट लायबिलिटी कम, इधर करंट एसेट्स कम, तो 2 लाख माइनस 50,000 कैश वाला कम, और 1 लाख माइनस 50,000 डिबेंचर्स वाला कम, तो इट विल बी 150 अपॉन 50:1, 3:1। करंट रेशियो वुड इम्प्रूव, बढ़ जाएगी। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपने डिबेंचर्स को शॉर्ट टर्म लिया है या आपने उसको लॉन्ग टर्म लिया हुआ है। अगर सम वहां पे साइलेंट हो, डिबेंचर्स ही वो लिख दे, आप वहां पे एज्यूम करके आओगे द डिबेंचर्स हैव बीन एज्यूम्ड एज करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी, और उसको हाईलाइट करके आना। जैसे आप इसको हाईलाइट करोगे ना, इम्प्रूव वर्ड को, इम्प्रूव या रिड्यूस हाईलाइट करोगे, बॉक्स में डालोगे ना, बिकॉज ये तो आंसर है, पहले वो ये देखेगा, आपका बाकी पोर्शन बाद में, रीजन बाद में देखेगा। इसको हाईलाइट करोगे, उसको भी हाईलाइट करके आना कि यू हैव एज्यूम्ड दैट द डिबेंचर्स आर नॉन करंट और करंट, और तब एज्यूम करना इफ द सम इज साइलेंट। अगर सम ने बता दिया है फिर तो जो बताया वही करना पड़ेगा हमें। इफ एनीवन नोज अबाउट दैट टर्म जो मैं पूछ रहा था। नहीं याद? चलो मैं एक आपको हिंट देता जस्ट शॉर्ट हूँ। हाँ जी बोलिए, कौन बोल रहा है? शॉर्ट टर्म लोन है। नो बेटा, शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस तो अदरवाइज भी हमारी एसेट्स में आती हैं। लोन एडवांसेस जो है ना एसेट्स में आती हैं, क्योंकि लोन एडवांसेस वो जो हमें दिए होते हैं।
ये टर्म है, ये मेन हेड सब हेड नहीं है। ये करंट एसेट्स में, करंट लायबिलिटीज में अदर करंट लायबिलिटीज में आती है, करंट लायबिलिटीज में अदर करंट लायबिलिटीज में आती है। 6 इसके वर्ड्स हैं, 6 वर्ड्स हैं टर्म के। देखते हैं कौन निकालता है इसको, मैं तो बहुत हिंट दे रहा हूँ। premium on redemption of debentures. प्रीमियम कहाँ है बेटा, यहाँ पे शिता, 6 वर्ड्स गिन के 6 वाला में ढूंढ लो, प्रीमियम और रिडेम्पशन। वैसे भी 5 बनते हैं, लेकिन यहाँ प्रीमियम है कहाँ इशिता? प्रीमियम की तो बात ही नहीं हुई बेटा। मैंने कहा कि 100 रुपए वाला हम 150 में वापस कर रहे हैं, प्रीमियम तो वो होता है ना। यस वसुंधरा। सर 6 में से 2 बता दें। करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। यस बेटा, वेरी गुड। इट इज करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। याद करके देखो इस करंट, इसको समझ के देखो बात को। करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स की, लॉन्ग टर्म डेट्स वर लॉन्ग टर्म, जो इशू किए थे डेट्स वो लॉन्ग टर्म के थे, बट करंट मैच्योरिटी उसकी इस साल में हो रही है, इसलिए वो शॉर्ट टर्म में आ गए। 4 साल तक वो लॉन्ग टर्म में रहे, लेकिन 5वें साल जाके वो शॉर्ट टर्म में आ गए। तो करंट लायबिलिटीज में, अदर करंट लायबिलिटीज में करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स विल बी एन आइटम, जिसमें हम डिबेंचर्स लिख सकते हैं ब्रैकेट में वहां पे। ठीक है, ये वाले मार्क्स वो वाले मार्क्स हैं जो 90 के बाद आते हैं, 91st नंबर, 92nd, 93rd, ये पढ़ा सभी ने होता है। 60-70 मार्क्स सभी ने ले जाने हैं, है ना। उसके बाद मैंने कई बार आपको ये बात बताई है, हर मार्क जो है ना आपकी बर्थ जो है वो अपनी प्रूव करेगा। 70 मार्क्स और 71 में एक डिफरेंस है, 80 और 81 में भी एक का डिफरेंस है, और 90-91 में भी एक का डिफरेंस है। बट द पॉइंट इज कि 71 लेने से पहले आपको 70 लेने पड़ेंगे, तब वो 71st मिलेगा। 81 लेने के लिए पहले आपको 80 लेने पड़ेंगे, तब वो 81st मिलेगा। और 91st मार्क्स के लिए पहले 90 मार्क्स लेने, 91st मार्क्स तब मिलेगा आपको। ऐसे ही 92nd, 93rd, ये पॉइंट्स वो रहेंगे जो आपके लास्ट वाले मार्क्स हैं, जो आपके लास्ट वाले मार्क्स हैं, ये वो वाले हैं। ये सिंपल 50-60 मार्क्स तो देखना आप हर कोई ले जाएगा बेटा, हर कोई ले जाएगा। जितना कोई डीप पढ़ेगा, जितना कोई हार्ड पढ़ेगा, उतने ही हार्ड उसके मार्क्स आएंगे। आप देखना रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, है ना। ये वो पॉइंट्स हैं जो ट्विस्टेड क्वेश्चंस होते हैं ना, 5, 7, 10 नंबर के, ये वो होते हैं। 90 के ऊपर मार्क्स लेने सब डिफिकल्ट हो जाते हैं। ठीक है, एक हल्का सा पॉइंट और कर लेते हैं, फिर क्लास बंद कर देते हैं। मैं आज आपको ना आज आपको मैं क्वेश्चन भेजूंगा दूसरी बुक के ग्रुप में, है ना। कल आपका संडे है, अगर आज शाम तक ना आए ना 8-9 बजे के बाद, तो प्लीज मेरे को कोई रिमाइंड करवा देना कि सर आपने क्वेश्चन नहीं भेजी, मैं भी भेज दूंगा। ठीक है, मैं फिर भेज दूंगा, नहीं तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं भेज दूँ, बिकॉज स्कूल भी जाना है, आपका भी आज शीट्स जो है वो दिखानी है आपको 12:30 से 1:30 वाली। ओके, द रेशियो इज लिक्विड रेशियो, इट इज 1:1। लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो की बात हो रही है, और द ट्रांजैक्शन इज परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। टेक हाफ मिनट। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। बाकी जो क्लास में आए हैं बेचारे मेरे जैसे ही हैं सारे। हैंड रेज करने के लिए पहले 3-4 बच्चे थे, अब 7-8 हो गए, 5-6 हो गए, बस इतना फर्क पड़ा। 1 2 3 4 5 6। बताओ नवजोत, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, 2 एस्पेक्ट बताना पहले मेरे को, सीधे समझ कराना। 2 एस्पेक्ट कौन से हैं? सर जो परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट है वो हमारी करंट लायबिलिटी इंक्रीज कर देंगे। क्रेडिटर्स की फॉर्म में हमारी करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगी, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा एस्पेक्ट? और सर जो एसेट्स हैं उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। किस फॉर्म में? एसेट्स किस फॉर्म में? इन्वेंटरी की फॉर्म में तो नहीं? कुछ कैसे?
इन्वेंट्री की फॉर्म में इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो हमारी ये करंट एसेट इंक्रीज हो रही है, मींस इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है, एक हमारी करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे रेशियो में क्या है, इट इज क्विक एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। जो एसेट है क्या वो क्विक एसेट है? नहीं है, ये इफेक्ट नहीं करेगी क्योंकि एसेट करंट एसेट है, वो क्विक नहीं है। इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम माइनस कर देते हैं उसके, जबकि जो करंट लायबिलिटी है ये इफेक्ट करेगी। सपोज ये 1 लाख और 1 लाख की होता तो 10,000 की अगर हमने की होती तो माइनस प्लस 10,000 यहाँ हो जाएगा, यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा। करंट क्विक एसेट्स विल रिमेन सेम, करंट लायबिलिटीज जो है वो बढ़ जाएंगी, तो रेशियो जो है इट विल बी लेस देन 1, say 0.9:1 the ratio would decrease, ठीक है। बाकी हम कल कंटिन्यू करते हैं। परमवीर मैम प्लीज एंड द मीटिंग।